तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर वी हैव टू स्टार्ट मैक्सिमम लॉस मेथड। दोस्तों पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन हमने स्टार्ट करा था और पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने सरप्लस मेथड सीखा। आज हम मैक्सिमम लॉस मेथड सीखेंगे। प्रोसीजर अगर मैं बात करूं प्रोसीजर की, तो प्रोसीजर दोनों में हालांकि सेम रहता है, पर थोड़ा सा चेंजमेंट रहेगा इसके अंदर। अच्छा, जब हमने पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन में सरप्लस कैपिटल मेथड को सोल्व करा था, तब हमने क्या कहा था, वहां पर हमें बनाना होता है स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस कैपिटल एंड एब्सोल्यूट कैपिटल, जो हमें बताता है कि कौन से पार्टनर को पहले कब पे किया जाएगा और कौन से पार्टनर को बाद में कितना पे किया जाएगा, ये सब बताता था। फिर उसके बाद बना देते प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। तो हमारा जो मैक्सिमम लॉस मेथड है उसके अंदर मैंने कुछ स्टेप्स आपको लिख रखे हैं, बस आपको ये स्टेप्स अभी बस पढ़ने हैं। इनका डिटेल में क्वेश्चन के साथ साथ कराते हुए चलूंगा, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जिनके अलग से कोई एग्जाम्पल नहीं बनते, क्वेश्चन के साथ ही कॉन्सेप्ट को समझा में आता है। अगर आप इन क्वेश्चन को अलग से कौन सा समझाएंगे वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन के साथ साथ जब आप इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं तब वो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो मैक्सिमम लॉस मेथड कहता है कि स्टेप नंबर 1, पहले तो आप प्रिपेयर करो स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। हमने कितना कैश डिस्ट्रीब्यूट करना है मैंने आपको बताया था, हमारे पास कुछ प्रोसीजर होता है कैश को डिस्ट्रीब्यूट करने का। पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या कहता था, वो कहता था देखो एक बारी में एसेट रियलाइज नहीं होती, ओवर द पीरियड एसेट रियलाइज होती है। जैसे जैसे एसेट रियलाइज होगी वैसे वैसे पे किया जाएगा। अब पे करने के लिए हम कौन सी स्टेटमेंट बनाते थे, स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। सबसे पहले हम रियलाइजेशन एक्सपेंस पे करते हैं, फिर प्रोविजन बनाया गया है कोई एक्सपेंसेस का वो पे करते हैं, अगर कोई हमारे पास गवर्नमेंट की कोई ड्यूज है वो पे करा जाता है, फिर सिक्योर क्रेडिटर पे करते हैं, फिर अनसिक्योर क्रेडिटर, फिर पार्टनर ने अगर कोई लोन दिया है फर्म को वो पे करते हैं, और इन एंड अगर पैसा बचता है तो फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट में मिलता है। ठीक है, तो प्रिपेयर करेंगे स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। तो पहला स्टेप हमारा वैसे ही है जैसे हमारे पहले मेथड में था। हमें सबसे पहले बनाना है एक स्टेटमेंट जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश हमें बताएगा। उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सटर्नल लायबिलिटीज को पे करेंगे, जैसे कि क्या, पहले तो रियलाइजेशन एक्सपेंस पे कर दो, गवर्नमेंट ड्यूज पे कर दो, टैक्स वगैरह देना है तो वो दे दो, क्रेडिटर के पे कर दो पेमेंट, और क्रेडिटर की पेमेंट पे करने के बाद फिर पार्टनर का लोन बच जाएगा वो पे कर दो। ये चार चीज हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटी में आती है। जब ये सारी चीज पे हो जाती है उसके बाद से प्रोसेस चालू होता है मैक्सिमम लॉस मेथड का। कहां से चालू होता है, मैक्सिमम लॉस मेथड का प्रोसेस चालू होता है जब आप अपनी सारी एक्सटर्नल लायबिलिटी को पे कर देते हैं। कौन कौन सी आ गई, रियलाइजेशन एक्सपेंस, प्रोविजन फॉर एक्सपेंस, गवर्नमेंट ड्यूज, आपके पास सिक्योर क्रेडिटर, अनसिक्योर क्रेडिटर, या जिनको हम क्रेडिटर नाम से भी जानते हैं, अलग अलग हमें नहीं देता क्वेश्चन के अंदर, क्रेडिटर, और लास्ट हमारे पांचवा पार्टनर ने जो लोन दिया है फर्म को वो। ठीक है दोस्त, चलो तो सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे स्टेटमेंट जिसमें हम बताएंगे जैसे जैसा पैसा रियलाइज होगा वैसे वैसे हम पेमेंट करते हुए चलेंगे। दूसरा, पे करेंगे अपनी एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी के अंदर बताओ मैंने क्या क्या चीज बताई, मैंने बताया रियलाइजेशन एक्सपेंस होता है, साथ में मैंने बताया आपके पास प्रोविजन फॉर एक्सपेंस होता है, फिर मैंने बताया आपको भाई गवर्नमेंट के अगर कोई ड्यूज है जैसे टैक्स पे करना, जीएसटी पे करना, कस्टम ड्यूटी पे करना, वो नहीं पे करा तो वो पे कर देना, फिर क्रेडिटर का अमाउंट पे करना, और क्रेडिटर के अमाउंट पे करने के बाद एक लास्ट रह गया पार्टनर ने अगर जो लोन दे रखा है उसकी पेमेंट कर देना। और अगर आपके पास तब पैसा बच जाता है उसके बाद स्टेप नंबर 3 से प्रोसीजर चालू होता है मैक्सिमम लॉस मेथड का। मैक्सिमम लॉस मेथड के अंदर दोस्तों एक अजम्पशन होती है, वो क्या होती है जरा देखेंगे। पहले सिंगल स्टेप नंबर 3 क्या है, स्टेप नंबर 1 क्या है, एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिसमें कैश का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। सबसे पहले स्टेप नंबर 2 हमने क्या बोला, सबसे पहले हम अपनी एक्सटर्नल लायबिलिटी को पे करेंगे। एक्सटर्नल लायबिलिटी पे करने के बाद जो पैसा बच जाएगा फिर क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 में जाएंगे, कहते हैं आफ्टर ऑल पेमेंट मेड फॉर द एक्सटर्नल लायबिलिटी, जब आप सारी एक्सटर्नल लायबिलिटी पे कर दोगे द पार्टनर विल बी पेड ऑफ, फिर पार्टनर को पे किया जाएगा। अगर नहीं भी बताता हमें तो पता ही थी, पर तरीका अलग है। तरीका क्या है, पहले आप बताओ टोटल पार्टनर्स आपके 3 है, टोटल आपके कितने पार्टनर है, 3 पार्टनर है। चलो समझना, टोटल आपके पास 3 पार्टनर और तीनों पार्टनर को मिलाकर उनकी कैपिटल है मान लो 3 लाख रुपए, उनकी कैपिटल है, तीनों पार्टनर को मिलाकर उनकी कैपिटल कितनी है, 3 लाख रुपए। मैंने एक एसेट रियलाइज करी और एसेट रियलाइज करने के बाद मुझे उसमें पैसा मिल गया 50,000 रुपए। तो एसेट रियलाइज करने के बाद जो आपको पैसा बच जाएगा 50,000 रुपए वो हट जाएगा। भाई देखो टोटल पार्टनर को कितना पैसा देना है, मैंने कहा 3 लाख रुपए देना है। एक एसेट थी जो मैंने रियलाइज करी, उससे मेरे को पैसा मिला 50,000 रुपए। जब 3 लाख में से 50,000 माइनस करूंगा तो भाई पार्टनर को कितने का लॉस जाएगा, 2.5 लाख रुपए का। बस पार्टनर कितने का लॉस जाएगा, 2.5 लाख रुपए। बताओ यहाँ पर एक चीज मैंने क्या है, यहाँ पर एक चीज है कि ये जो 2.5 लाख रुपए ये पार्टनर का मैक्सिमम लॉस, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस बोलते हैं इसको, क्या कहते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस। मैक्सिमम लॉस लिखा है, वैसे मैक्सिमम पॉसिबल लॉस से जाना जाता है, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस।
देखिए यहां पर अजम्पशन ये होती है, मान लो हमारे पास 1 जनवरी को 50,000 रियलाइज हुए, और फिर 1 मई को 60,000 रियलाइज हुए, फिर 1 जुलाई को 20,000 रियलाइज हुए। जब आप पहली पेमेंट करोगे ना दोस्त, मान लो आज आप जनवरी में खड़े हो, यहां अप्रैल आएगा, अप्रैल मई जून में कोई पेमेंट नहीं मिली, अप्रैल में आज मान लो 1 अप्रैल है, और 1 अप्रैल को आपको पार्टनर को 3 लाख रुपए देने हैं। आपने एसेट बेची और एसेट बेचकर 50,000 रुपए कमा लिया। अभी ये सोचो, आज आप 1 अप्रैल पे खड़े हो, 1 अप्रैल पे, आज 1 तारीख है, अप्रैल की 1 तारीख है। क्या आपको पता है कि फ्यूचर में और एसेट बिकेगी? नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है कि फ्यूचर में एसेट ना बिके, पॉसिबिलिटी है भाई। क्या आज मान लो अगर 1 अप्रैल है, तो क्या 1 मई की बात आपको पता है कि 1 मई को इतने की एसेट बिक जाएगी? क्या आपको 1 जुलाई की बात पता है कि 1 जुलाई को इतने की एसेट बिक जाएगी? नहीं बिकेगी, ऐसा पता नहीं है ना हमें। हम तो एक एस्टिमेट लगा सकते हैं, हाँ बिक सकती है, हो सकता है नहीं बिके, ठीक है। तो ये मेथड क्या कहता है, एक एजम्पशन मानो। एजम्पशन ये मानो कि जब भी आप किसी पार्टनर के जितने भी पार्टनर है उनके टोटल ड्यूज को पेमेंट करोगे, तो जो फर्स्ट रियलाइजेशन होगी, समझ लेना इसके बाद कोई रियलाइजेशन होगा ही नहीं। अगर ये फर्स्ट जो रियलाइजेशन हुआ, जो मुझे 50,000 मिला, इसके बाद सारी एसेट अगर नहीं बिके तो मैक्सिमम कितना लॉस हो जाएगा, ये कहने की कोशिश करता है ये कॉन्सेप्ट। दोबारा समझते हैं एक बार, नहीं तो अगर ये चीज नहीं समझ में आई तो आप गड़बड़ हो जाएगी। मैं कह रहा हूं कि मेरे को पेमेंट कुछ इस तरीके से मिली, मुझे पेमेंट किस तरीके से मिली, इस तरीके से मुझे पता है कि 1 अप्रैल, ये आपको दे रखा हो क्वेश्चन में कि 1 अप्रैल को एसेट बिककर 50,000 रुपए आया, 1 मई को एसेट बिककर 60,000 रुपए आया, 1 जुलाई को एसेट बिककर 20,000 रुपए आया। मैं आपसे ये कह रहा हूं, जो पहले 50,000 रुपए मिले ना मुझे, पहले 50,000 रुपए जिस दिन मिले मुझे, उस दिन अगर मैं टोटल लायबिलिटी पे करूं, टोटल ड्यूज पे करूं पार्टनर का, मैंने कहा भाई टोटल ड्यूज कितना है पार्टनर का, तो मैंने कहा ऑल पार्टनर जितने भी पार्टनर है उनके अगर मैं बैलेंस ड्यू देखूं तो टोटल मिलाकर होगा 30,000 रुपए। मेरे को रियलाइजेशन हुआ कितने का, 50,000 रुपए का 1 अप्रैल को, तो मैंने 50,000 माइनस कर दिया। अब जो 2.5 लाख रुपए है, क्या ये लॉस है? क्या नहीं, रियलाइजेशन तो और भी हुआ है, रियलाइजेशन तो और भी हुआ है, ये भी तो माइनस करूंगा। पर ये कंसेप्ट ऐसा नहीं कहता। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है वो समझिए। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जब आप किसी टोटल पार्टनर के जो ड्यूज है, उस ड्यू आपके पास 3 लाख रुपए है, जिस दिन आपकी पहली रियलाइजेशन होगा उस दिन आप एक अजम्पशन मानना, उस दिन आप एक अज्यूम करना कि भाई ये एसेट तो रियलाइज हो गई, और ये मानना कि इसके बाद अगर कोई भी एसेट रियलाइज नहीं हो, अगर 50,000 रुपए रियलाइज हो गया, ठीक है, 50,000 रुपए आगे हमारे पास पैसा आ गया, ठीक है, 50,000 रुपए आने के बाद और भी हमारे पास बहुत सारी एसेट बिकी है जो बिकने को तैयार है, जो हम बिक के पैसा रियलाइज करेंगे। ये वाला मेथड कहता है कि जिस दिन आपकी पहली रियलाइजेशन होगा, जब भी आपका रियलाइजेशन होगा, उस दिन आपको एक एजम्पशन माननी है कि इसके बाद कोई भी फर्दर रियलाइजेशन नहीं हो। तो एजम्पशन क्या मानी, अगर इसके बाद कोई और रियलाइजेशन एसेट का नहीं हो तो हमारे को लॉस कितने का होगा पार्टनर को, 2.5 लाख का। तो जो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस है, पॉसिबल 100% नहीं, पॉसिबल लॉस है कि हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि जो एसेट आगे पड़ी है वो आगे बिक सकती है या नहीं बिक सकती। और समझाता हूं, थोड़ा सा और चलते हैं आगे और सीखते हैं। मान लो मेरे पे 3 एसेट पड़ी है, एसेट 1, एसेट 2 और एसेट 3। एसेट 1 50,000 की रियलाइज हो गई, अभी एसेट 1 और एसेट 2 नहीं बेची, बिकने को तैयार है, कोई आएगा बेच देंगे। अब मान लो 50,000 की रियलाइज हुई, टोटल पार्टनर को देना है, मान लेते हैं टोटल पार्टनर्स ड्यू मतलब एक पार्टनर का नहीं, सभी पार्टनर का मिलाकर टोटल कितना देना था, मैंने कहा सर टोटल देना था 3 लाख रुपए, ठीक है। अब आप 3 लाख रुपए दिया तो आपने एसेट बेच दी, हाँ एक एसेट बिक गई। एक एसेट कितने की बेची, 50,000 रुपए की। तो मैंने कहा एक एसेट बिकी, 50,000 रुपए की बिकी, 50,000 रुपए पेमेंट कर दूंगा पार्टनर को। तो अब पार्टनर को और कितनी पेमेंट करनी है, 2.5 लाख रुपए। तो जिस दिन 2.5 लाख रुपए आएगा, मतलब ये जो पहली रियलाइजेशन होगी, पहली रियलाइजेशन के दिन आप ये मानकर चलना, आप ये एजम्पशन लेना, ऐसा सोचना क्या है, सोचना ये कि अगर पहली एसेट बेचने के बाद और कोई एसेट अगर नहीं बिकी तो मेरा लॉस कितना हो जाएगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2.5 लाख का। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम लॉस कितने का हो सकता है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम लॉस अगर पहली रियलाइजेशन के बाद अगर ये हमें ऐसा लगा, ऐसा हुआ, एक मान लो 1% भी अगर चांस हुआ, तब भी आपको सोचना है। हालांकि एसेट आगे बिकेगी, मान लेते हैं अगर नहीं बिकी तो, मान लेते हैं एसेट 2 और एसेट 3 नहीं बिकी तो
तो फिर कितने का लॉस हो जाएगा पार्टनर को? 2.5 लाख रुपए का। अगर बिक गई तो फिर देख लेंगे आगे। पर अभी जब जब आप रियलाइजेशन करोगे, सुनना ध्यान से, जब जब आप रियलाइजेशन का पैसा माइनस करते हुए चलोगे तो उसके बाद जो अमाउंट निकलेगा वो आपका मैक्सिमम पॉसिबल लॉस माना जाएगा। हर बार निकालना पड़ेगा आपको मैक्सिमम पॉसिबल लॉस। हर बार क्यों? क्योंकि हर बार निकालने का पर्पस ये है कि जब भी मैं रियलाइजेशन का अमाउंट माइनस करता हूं तो मैं ये मानकर भी चलता हूं कि अगर कोई दूसरी एसेट आगे फर्दर कोई भी रियलाइजेशन ना हुआ तो मैक्सिमम देना लॉस हो जाएगा पार्टनर को। ये एक अजम्पशन होती है जो माननी पड़ती है मैक्सिमम लॉस मेथड में। इसलिए ये दूसरे मेथड और ये वाला मेथड को डिफरेंट बना देता है। ठीक, तो जब जब एसेट रियलाइज्ड होगी तो आपको तब तब मानना पड़ेगा कि अगर इसके बाद कोई रियलाइजेशन ना हुआ तो यही मैक्सिमम पॉसिबल होता है। इसके बाद अगर कोई रियलाइजेशन ना हुआ तो यही मैक्सिमम पॉसिबल लॉस है। ठीक है जी। तो एक बात आपको ध्यान देनी है, बस इसमें यही एक मैक्सिमम पॉइंट है। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला है कि जब जब रियलाइजेशन होगा तब तक आपको ये मानना होगा कि इसके बाद अगर कोई भी अलग रियलाइजेशन ना हो तो यही मैक्सिमम लॉस होगा। तो इसलिए निकालते हर बार आपको मैक्सिमम पॉसिबल लॉस, इसलिए मैक्सिमम लॉस नहीं लिखा, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस लिखा है कि इतना हो सकता है अगर कोई रियलाइजेशन ना हुआ आगे तो। अगर हुआ तो फिर ये मैक्सिमम नहीं है, फिर तब होगा मैक्सिमम। तो मैंने कहा देखो अगली बार 60,000 रुपए का रियलाइजेशन हो गया, अगर 60,000 का रियलाइजेशन हुआ तो मैंने कहा ये मैक्सिमम लॉस नहीं है। अब 60,000 यहां से मैं और माइनस करूंगा, और माइनस करने के बाद क्या करूंगा 1,90,000, तो ये अब मेरा मैक्सिमम पॉसिबल लॉस बन जाएगा। क्योंकि जब भी मैं रियलाइजेशन होगा, जब भी मेरा रियलाइजेशन होगा तब मैं क्या मानूंगा आगे अगर और कोई रियलाइजेशन ना हुआ तो ये मैक्सिमम लॉस है। और आगे फिर अगर रियलाइजेशन हो गया, मान लो अगर आगे फिर दोबारा 40,000 रुपए का रियलाइजेशन हुआ, फिर दोबारा मुझे अब 40,000 का रियलाइजेशन हुआ, फिर माइनस कर दूंगा, अब ये मैक्सिमम लॉस नहीं है। अब 40,000 और हो गया ना, ये हो गया, माइनस करने का कितना आया सर 1.5 लाख रुपए आया, तो जो 1.5 लाख रुपए आया अब ये मैक्सिमम पॉसिबल लॉस बन जाएगा। जब भी मैं रियलाइजेशन करूं, जब भी मैं रियलाइजेशन करूंगा तब तक ये अजम्पशन मानता चलूंगा कि इसके आगे अगर कोई भी फर्दर रियलाइजेशन नहीं हो तो ये वाला मैक्सिमम पॉसिबल लॉस होगा पार्टनर्स के लिए। क्या बात क्लियर है? क्लियर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे आप मैक्सिमम पॉसिबल निकालेंगे तो हर बार आपको जब जब रियलाइजेशन होगा तब तक मैक्सिमम पॉसिबल लॉस निकालना होगा, क्योंकि आप क्या मानते हो इसके बाद अगर नहीं हुआ रियलाइजेशन तो यही मैक्सिमम लॉस है, इसके बाद अगर कोई पैसा नहीं आया तो यही तो लॉस होगा। ठीक, कहता है मैक्सिमम लॉस शैल बी शेयर्ड। जो भी मैक्सिमम लॉस होगा, जो भी स्टेप नंबर 3 में, हर स्टेप में जब भी रियलाइजेशन करोगे तब तक मैक्सिमम लॉस निकालोगे, जो भी मैक्सिमम लॉस होगा उसको हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। और ये मानते हुए एज इट अज्यूम दैट देयर विल बी नो फर्दर रियलाइजेशन। जब भी मैक्सिमम लॉस पॉसिबल लॉस निकालोगे ना तो क्या मानते हो आप कि इसके बाद अगर कोई रियलाइजेशन ना हुआ तो यही मैक्सिमम लॉस होगा पार्टनर के लिए। भाई अगर मेरे को 50,000 रुपये आया और बाकी कोई असर ना बिके तो पैसा नहीं आएगा, तो यही पार्टनर को बांटना पड़ेगा। तो जब जब रियलाइजेशन होगा और जो भी मैक्सिमम पॉसिबल लॉस निकालोगे उसको आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दोगे पार्टनर्स में। मतलब ये लॉस अगर इसके बाद अगर कोई भी अगर फर्दर अगर रियलाइजेशन ना हो तो यही पार्टनर का लॉस है, तो लॉस किस रेशियो में बांटना चाहिए? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना चाहिए। और अगर मैं लॉस को जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटता हूं, मान लो 2.5 लाख रुपए है, मान लो 2.5 लाख रुपए है, मेरे पे 3 पार्टनर है ए बी सी। पार्टनर ए के पास, एक मिनट, एक मिनट, 2.5 लाख रुपए 3 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 5। पार्टनर ए की जो कैपिटल है वो 1.5 लाख रुपए है। पार्टनर बी की कैपिटल है 80,000 रुपए। पार्टनर सी की कैपिटल है 40,000 रुपए। मतलब ये टोटल बैलेंस ड्यू है, मान लो बैलेंस ड्यू। अब मैंने कहा देखो भाई 50,000 रुपए रियलाइज हो गया और 2.5 लाख रुपए मैक्सिमम, और कोई भी रियलाइजेशन नहीं है, पहली बार रियलाइजेशन में तो ये मानता हूं। तो 2.5 लाख रुपए रियलाइजेशन हुआ। अब जो 2.5 लाख रुपए रियलाइजेशन हुआ अब इसको मैं पीएसआर में बांटूंगा। मान लो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 532। जब मैं 532 में इसको बांट दूंगा तो 2.5 लाख में 532 बांटूंगा तो 1,75,000 यहां आ जाएगा, नहीं 1,25,000 यहां आ जाएगा दोस्त। ठीक, 75,000 यहां पर आ जाएगा और 50,000 रुपए यहां पर आ जाएगा, यही होगा। हाँ जी। तो अब मैंने जब देखा कि मैंने कहा यार अगर मेरी 3 लाख रुपए मुझे टोटल देना था, टोटल कितना पैसा देना था मैंने?
3 लाख दे देना, इसको 3 कर दूं, ये इसको 180 कर लो, ठीक है। अब 3 हो गया, टोटल 3 लाख रुपए हो गया, 180 प्लस 80 और प्लस 40, 3 लाख हो गया। 3 लाख में से 50,000 का रियलाइजेशन हो गया, कितना बच गया मैक्सिमम लॉस? 2.5 लाख रुपए। इसका मतलब मुझे टोटल पार्टनर को 3 लाख देने थे, पहली रियलाइजेशन में 50,000 हुआ। फिर मैं मानते हुए चलता हूं कि अगर फर्दर कोई भी रियलाइजेशन ना हो तो मैक्सिमम लॉस कितना होगा? 2.5 लाख रुपए। ये 2.5 लाख को जब मैं पीएसआर में बांटूंगा, ये 2.5 लाख को मैं क्या करूंगा? अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटूंगा। मैक्सिमम पॉसिबल लॉस जो होगा मेरा, वो बांट दिया जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। उसके बाद बैलेंस देखा जाएगा कितना बच गया, बैलेंस देखा जाएगा। बैलेंस कितना बचा भाई? 180 माइनस 125, ये आ गया 55,000 रुपए। इधर कितना आया? 25,000 रुपए। और इधर कितना आया? अरे ये तो हो गया नेगेटिव। अब क्या करा जाए? अब ये कहानी यहां से चालू होती है कि अगर किसी पार्टनर को मैक्सिमम पॉसिबल लॉस बांटते टाइम, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से बांटते टाइम, किसी पार्टनर की कैपिटल नेगेटिव हो जाए या डेबिट बैलेंस आ जाए, क्या हो जाए? या तो नेगेटिव हो जाए या डेबिट बैलेंस आ जाए, बात तो एक ही है, डेबिट बैलेंस आ जाए, तो हम उस पार्टनर को क्या कहते हैं? इंसॉल्वेंट बोल देंगे। और जैसी, सुनना ध्यान से, क्या बोला है? अगर मैक्सिमम पॉसिबल लॉस बांटते टाइम, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस बांटते टाइम किसी पार्टनर की कैपिटल नेगेटिव आ जाती है तो वो, या फिर डेबिट बैलेंस आता है, जो भी आप कहना चाहो, माइनस में आ जाती है, तो उसका मतलब वो पार्टनर अब इंसॉल्वेंट हो गया। और अगर वो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो गार्नर वर्सेस मुरे रूल लगता है। गार्नर वर्सेस मुरे रूल लगता है तो इस पार्टनर का जो लॉस है ये दोनों बियर करेंगे किस रेशियो में? कैपिटल रेशियो में। ये इसमें एक नया पॉइंट आता है यहां पर। तो स्टेप नंबर आगे देखते हैं 5, कहता है इफ एनी पार्टनर कैपिटल आफ्टर 4 स्टेप। चौथा स्टेप क्या था? मैक्सिमम पॉसिबल लॉस को बांट दो पीएसआर में। पीएसआर में बांटने के बाद अगर किसी पार्टनर की कैपिटल स्टेप नंबर 4 लगाने के बाद नेगेटिव आ जाए, द पार्टनर शैल बी ट्रीटेड एज इंसॉल्वेंट। तो उस पार्टनर को इंसॉल्वेंट ट्रीट कर लिया जाएगा, मतलब उसका दिवालिया निकल गया। द डिफिशिएंसी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर। अब ये 10,000 रुपए कैसे दिया जाए भाई? लॉस को लेना था 50,000, 50,000 का लॉस लेना था इसको, पर ले कितना सकता है? 40, क्योंकि उसकी कैपिटल ज्यादा से 40 ही है। 40, चलो उसकी कैपिटल काट लिया। अब 10,000 का किससे काटेंगे? तो इनसे काटेंगे, जो रिमेनिंग पार्टनर बच गए हैं वो भी कैपिटल रेशियो से, एज पर गार्डनर वर्सेस मुरे रूल पढ़ा था। कहता है द डिफिशिएंसी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर एज पर स्टेप 5। तो स्टेप 5 में जो डिफिशिएंसी आई कितने की आई थी? 10,000 रुपए की, क्योंकि 40,000 तो काट लिया कैपिटल से। 10,000 की डिफिशिएंसी शैल बी शेयर बाय द अदर पार्ट सॉल्वेंट पार्टनर। कौन करेगा? ए और बी करेंगे। सी की डिफिशिएंसी थी, ए और बी करेंगे इन देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन एज पर गार्डनर वर्सेस मुरे रूल। और ये तब तक करते रहेंगे जब तक फाइनल रियलाइजेशन ना हो जाए। स्टेप नंबर 3, 4, 5, 6 तब तक लगाते जाओ जब तक फाइनल रियलाइजेशन ना हो। मुझे पता है अभी आपको इतना नहीं समझ में आया होगा, पर मैंने बेसिकली हर बातें क्लियर बता दी यहां पर क्या था इसके अंदर, ठीक है। जब मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तब आपको क्लियर होगा कि हाँ, इसको इस तरीके से सोल्व करा जाएगा। जो जो बातें बताई थी वो यहां पर किस तरीके से मैच करेगी वो आपको समझ में आएगा। तो एक क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी को और आगे समझते हैं। चलो आइए दोस्त, एक क्वेश्चन करते हैं और इस क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट क्लियरिटी लेते हैं। अगर मैं बात करूं तो हमारे स्टडी मेट में, हमारे बुक के अंदर है 35, 36, 37, 38 4 क्वेश्चन हमें इसके करने हैं। जैसे आप ये 4 क्वेश्चन कर लोगे आप महारत हासिल कर लोगे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन के अंदर यूनिकनेस है। हर एक क्वेश्चन अलग लेवल का है, हर एक क्वेश्चन में डिफरेंट लेवल है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं 35 क्वेश्चन, और इसे समझते हैं कि मैक्सिमम पॉसिबल लॉस जो अभी तक मैंने आपको समझाया है इतना, उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अगर आप वहां तक वीडियो देख रहे हो तो आपको समझ नहीं आएगा। क्वेश्चन को समझिए, पूरी वीडियो देखिए, स्पीड से देखिए, पर आपको तभी समझ में आएगा क्या है चीजें। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट XYZ हु वर शेयर इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 5:3:2। तो बैलेंस शीट आपको दे रखी है XYZ लिमिटेड की, और 5:3:2 में उनका बैलेंस दे रखा है। कहता है जी देखो, S की कैपिटल है, Y की कैपिटल है, Z की कैपिटल है, Y ने लोन भी दे रखा है और क्रेडिटर भी है। तो पहले पेमेंट किसकी होती है? क्रेडिटर की, फिर Y के पार्टनर्स लोन की, और जो पैसा बच जाएगा फिर कैपिटल की। पर उस सबसे पहले पेमेंट होगी रियलाइजेशन एक्सपेंस की। कैश आपको दे रखा है 20,000 रुपए पहले से, तो इसका यूटिलाइजेशन हम कर लेंगे, और अदर एसेट्स दे रखे हैं, इनको बेचेंगे। कहता है देयर वाज अ बिल ऑफ 4,000 ड्यू ऑन 1/4/2013 अंडर द डिस्काउंट, अंडर डिस्काउंट। तो कुछ बिल था 4,000 रुपए का ड्यू था, वो डिस्काउंट पे देयर वाज अ बिल ऑफ 4,000 ड्यू ऑन अंडर डिस्काउंट। अच्छा ठीक है, देखते हैं इसके आगे। अदर एसेट रियलाइजेशन एज अंडर, कुछ एसेट इस तरीके से रियलाइज हुई। 1 जनवरी को 1,85,000 रुपए की, 1 फरवरी को 3 लाख रुपए की, 1 मार्च को 8,000 रुपए की, 1 अप्रैल को 5,000 की, 1 मई को 10,000 रुपए की। द एक्सपेंस ऑन द रियलाइजेशन, द एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन वाज एक्सपेक्टेड 5,000, द एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन वाज एक्सपेक्टेड टू बी 5,000, बट अल्टीमेट अमाउंट इज 4,000 ओनली ऑन वर पेड ऑन 1 मई।
तो मैंने आपको समझाया था, कभी भी आपको अगर ये दे रखा है कि भाई आपका एक्सपेक्टेशन थी 5,000 का रिलायंस एक्सपेंस खर्च होगा और आपने खर्च एक्चुअल में कितना करा, सिर्फ 4,000, तो 4,000 खर्च करा वही आपको रिकॉर्ड करा जाएगा। द एक्सेप्टेड ऑफ बिल अंडर द डिस्काउंट मेट द बिल ऑन द ड्यू डेट। एक बिल था जिसको हम 4,000 का बिल था जिसको हमने डिस्काउंट पे दिया था, अब वो मेट हो चुका है, एक्सेप्टर ने मेट कर दिया है। मैं समझा दूंगा इसका मतलब अभी। क्या है, प्रिपेयर करो स्टेटमेंट शोइंग द मंथली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम लॉस मेथड। तो एक स्टेटमेंट बतानी है और उसमें बताना है कि मंथली डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम लॉस मेथड। चलो जी, स्टेटमेंट सारी वैसी बनेगी जैसे बनाते थे। देखेंगे स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिसमें बताएंगे कैश का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, और इसकी क्लास के अंदर आज की क्लास में सिर्फ यही क्वेश्चन करेंगे और कोई फर्दर क्वेश्चन नहीं करेंगे, बाकी अगली क्लास में देखेंगे क्योंकि टाइम अगली क्लास में चाहिए जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अब बताइए सबसे पहले मैं किसकी पेमेंट करता हूं, सबसे पहले पेमेंट होती है रिलायंस एक्सपेंस, जो कि मैं नेट कर देता हूं, उसको मैं अलग से लिखता नहीं। पहले होगी क्रेडिटर की पेमेंट, फिर होगी वाई लोन। एक चीज और डालनी है यहां पर, इसको हटाओ। टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है, क्रेडिटर की पेमेंट कितनी करनी है, वाई लोन की पेमेंट कितनी है, फिर एक्स वाई जेड पार्टनर, एक्स वाई और जेड। तो ये हो गया पर्टिकुलर्स, टोटल आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर वाई लोन एक्स वाई जेड। तो सबसे पहले मैं देखता हूं आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है, तो यहां लिखेंगे टोटल कितना पैसा देना है। तो देखो 55,000, 37,500 और 31,500, ये आ गया 55,000, ये आ गया 37,500, ये आ गया 31,500। वाई का लोन 2 लाख रुपए, क्रेडिटर 10 लाख रुपए, क्रेडिटर है भैया 10 लाख और वाई का लोन है 2 लाख रुपए। तो टोटल मुझे कितनी लायबिलिटी है मेरी, टोटल वहां लिख सकता हूं यहां पर। हाँ जी, तो मुझे बताइए सर, 55,000, 37,500 और 31,500, 2 लाख और 10 लाख, क्या गया 13,24,000 रुपए। टोटल लायबिलिटी 13,24,000 रुपीज, ये होगी टोटल लायबिलिटी जो मेरे पे। मुझे सबसे पहले क्या पे करना है, रिलाइजेशन एक्सपेंस। दो तरीके हैं रिलाइजेशन एक्सपेंस पे करने के, मैंने पहले ही बताया था। पहले आप 5,000 माइनस करते हो जो एक्सपेक्टेड था, फिर 1 तारीख को जिस दिन एक्चुअल पता चला कि इतना खर्चा हुआ उसमें से 1,000 वापसी ले लो। आपने 5,000 पे कर दिए, शुरुआत में स्टडी मेट का तरीका बता रहा हूं, शुरुआत में आपने 5,000 पे करे, 5,000 पे करने के बाद एक्चुअल में पता चला 1 मई को कि यार ये तो 4,000 का रिलाइजेशन एक्सपेंस है, तो जो आपने एक्स्ट्रा पे कर दिया वो आप वापसी ले लो। तो मैं ये कहता हूं कि हमें पहले से पता चल रहा है कि भाई है एक्चुअल एक्सपेंस 4,000 का, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, डायरेक्टली 4,000 माइनस कर दो, कोई इसमें वो बड़ी बात नहीं है। तो डायरेक्टली आप 4,000 भी माइनस कर सकते हैं, और वैसा तरीका भी कर सकते हैं, पहले 5,000 माइनस कर दो जो एक्सपेक्टेड था, बाद में पता चला कि 4,000 है तो 1,000 वापसी ले लो। ठीक है, दोनों तरीका आप फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले बैलेंस जो ड्यू है वो ये है, टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट इतना है जो भी मुझे पे करना है। सबसे पहले मैं रिलायंस एक्सपेंस पे करूंगा, तो रिलायंस एक्सपेंस पे करेंगे। तो एक बार पहले वैसे करके देखते हैं, मैंने वो तरीका नहीं बताया, एक तरीका वही बता देता हूं कि पहले 5,000 रिलायंस एक्सपेंस माइनस कर लेते हैं, फिर बाद में जाकर उसको एडजस्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से भी करके देखते हैं एक बार, जोन सा पसंद आए वो तरीका आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे कितना पैसा हमारे पास पड़ा है कैश 20,000 रुपए, कितना रिलाइजेशन हुआ है 8,85,000 रुपए। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पे है 20,000 रुपए कैश बैलेंस, 20,000 रुपए है, जिसके अंदर मैं रिलाइजेशन एक्सपेंस माइनस करूंगा। जिसके अंदर रिलायंस एक्सपेंस माइनस करेंगे 5,000 रुपए, तो कितना हो जाएगा 15,000 रुपए। तो 15,000 रुपए में टोटल आउटस्टैंडिंग में 15,000 इसको दे दूंगा, 15,000 बचा मेरा, तो 15,000 मेरा टोटल आउटस्टैंडिंग खत्म हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, ये 15 दो बार खत्म नहीं कर रहे, ये तो टोटल आउटस्टैंडिंग है, इन सभी को मिलाकर टोटल लायबिलिटी कितनी है। तो क्रेडिटर की लायबिलिटी 15,000 से कम करी तो टोटल भी तो 15 से कम होगी,
जो जो यहाँ माइनस कर दूंगा वो यहाँ कम भी होता चले जाएगा, तो कैश बैलेंस यूटिलाइज हो गया। और मैंने अभी रिलायंस एक्सपेंस कितना माइनस करा है, 5,000 रुपए। अब पहली इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट रियलाइजेशन हुआ, फर्स्ट रियलाइजेशन में कितना बचा, 8,85,000 रुपए, पूरा माइनस कर दो 8,85,000, क्योंकि 10 लाख के तो क्रेडिटर ही है, तो 8,85,000 जब मैं यहां पर माइनस करूंगा 8,85,000 रुपए, तो ये 10 लाख खत्म हो जाएगा। पहली रियलाइजेशन कितनी की हुई थी, 8,85,000 की। तो अब बैलेंस कितनी बच गई वो देख लेते हैं, 9 लाख हो जाएगा ना बैलेंस ड्यू। नहीं आया समझ? देखो दोस्त, पहले 20,000 थे, 5,000 का रियलाइजेशन एक्सपेंस करा, 15,000 बच गए। 15,000 से पहले क्रेडिटर की पेमेंट कर दी, क्रेडिटर की जब पेमेंट करी तो 9,85,000 अभी क्रेडिटर को और पेमेंट करनी है, टोटल लायबिलिटी 15 से कम हो गई। पहली रियलाइजेशन हुई 1 जनवरी को, जो कि एक फर्स्ट रियलाइजेशन 1 जनवरी लिख लेना, 1 जनवरी को पहली रियलाइजेशन हुई जो कि 8,85,000 की है। 8,85,000 क्रेडिटर से कम करूंगा तो टोटल लायबिलिटी, ये मतलब जब जब आप इधर की लायबिलिटी कम करोगे तब तक टोटल भी कम करना, टोटल वो टोटल लेकर चल रहे हैं बस, वो अलग नहीं है। तो 8,85,000 की लायबिलिटी कम हुई, तो अभी कितने बच गई यहाँ पर, 1 लाख रुपए बच गई। इधर टोटल में करना है सर, टोटल में 13,24,000 रुपए माइनस 9 लाख रुपए माइनस कर दिया, तो 4,24,000 बच गया। ये टोटल लायबिलिटी इन सभी को मिलाकर, 2 लाख की लायबिलिटी यहां पर, 55,000 की यहां पर, 37,500 की यहां पर, और 31,500 का यहां पर, तो बैलेंस ड्यू हो गया। ठीक है जी, 2 लाख रुपए। अब सेकंड रियलाइजेशन कब हुआ, अभी तो वैसे ही है जैसे मैं करता था पहले। सेकंड रियलाइजेशन कब है, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड कहां से चालू होगा, जब सारी एक्शन लायबिलिटी पे कर दोगे। अभी स्टेप नंबर 1 और 2 ही चल रहा है, स्टेप नंबर जितना स्टेटमेंट बना रहा हूं, स्टेप नंबर 2 में एक्शन लायबिलिटी को पे ऑफ कर रहा हूं। जब तक पे नहीं होगी तब तक वो चलता रहेगा, और जैसी पे हो जाएगी, जब जैसी हमारा पार्टनर की पेमेंट की बारी आएगी, वहां से मैक्सिमम लॉस चालू होगा। अभी तक वैसे ही चल रहा है जैसे पहले था। सेकेंड इंस्टॉलमेंट मेरी है 2 लाख की, कितने की है, 3 लाख की है, तो 3 लाख की मेरी लायबिलिटी कम हो जाएगी, जिसमें से पहले मैं लायबिलिटी कम करूंगा 1 लाख की यहां पर। 3 लाख की मेरी सेकंड इंस्टॉलमेंट हुई जो कि 1 फेब को हुई, 3 लाख की। 3 लाख में से पहले मैंने 1 लाख क्रेडिटर को दिया, 1 लाख क्रेडिटर को देने के बाद 2 लाख मैंने इसकी पेमेंट कर दी, तो टोटल हो गया 3 लाख रुपए। टोटल 3 लाख से लायबिलिटी खत्म हो गई। अब ये बैलेंस ड्यू, अब यहां से चालू होगा असली खेल, बैलेंस ड्यू। समझ में आ गया ना दोस्त यहां तक? तो 4 लाख यह जाएगा सर 1,24,000 रुपए, ये नील और ये 55,000 बस। अब आप चेक करेंगे 37,500, 55,000 और 31,500 मिलाकर 1,24,000 ही आ रहा होगा। मतलब अभी मेरी टोटल लायबिलिटी मुझे कितनी पे करनी, इतनी। अब जरा ध्यान समझना, अब जो भी रियलाइजेशन होगा वहां से अजम्पशन मानना चालू करना है कि इसके बाद कोई रियलाइजेशन ना हो। तो अब मेरी होगी थर्ड रियलाइजेशन। थर्ड रियलाइजेशन में मैं देखूंगा कितना हुआ है थर्ड रियलाइजेशन, 8,000 रुपए। देखो ध्यान से देखिएगा, अब याली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई थी याली कहता है हमारे पास एक बिल था, देयर वाज अ बिल ऑफ 4,000 ड्यू, जो कि 1/4/2013 को ड्यू होना था अंडर डिस्काउंट, अंडर डिस्काउंट। तो डिस्काउंटिंग पॉलिसी यहां पर अप्लाई हुई। लास्ट में पढ़ेंगे द एक्सेप्टर ऑफ द बिल अंडर डिस्काउंट मेट द बिल ऑन द ड्यू डेट इतनी की। तो वो कह रहा है, देखो ध्यान समझिएगा क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि एक ए पर्सन है, ए एक बी पर्सन है। तो ए ने बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करा, इसके पास ए के पास आया बी आर और इसके पास आया बी के पास बीपी। तो ए बी कौन हो गया, एक्सेप्टर, जो बिल को एक्सेप्ट करता है। वो बी आर बीपी जिसके पास बीपी होता है ना दोस्त, वो बिल को एक्सेप्ट करता है कि हाँ मैंने तेरे को पेमेंट करनी है। ये होता है मेकर, जिसको पैसा लेना होता है वो बिल बनाता है। तो अगर मेरे को आपसे पैसा लेना है तो मैं बिल बनाऊंगा, आप उसको साइन करके एक्सेप्ट करोगे, तो आप एक्सेप्टर कहलाते हो, मैं मेकर कहलाता हूं। तो मैंने एक बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करा जो कि डिस्काउंट पे करा है, और वो उसकी ड्यू डेट है 4,000 रुपए, 1 तारीख को आपको पे करनी है, 1 तारीख को पे करनी है। द एक्सेप्टर ऑफ द बिल अंडर डिस्काउंट मेट द बिल ऑन ड्यू डेट। कहता है जो एक्सेप्टर था, जिस दिन उसकी ड्यू डेट थी, मतलब 1/4/2013 को, उस दिन उसने बिल का पैसा पे कर दिया, उस दिन उसने बिल का पैसा पे कर दिया। ठीक है जी। तो ये जो पैसा मैट हुआ ये 1 अप्रैल को हुआ होगा ड्यू डेट पर। तो अब यहां पर 5,000 रियलाइज नहीं हुआ, प्लस 4 9,000 रुपए रियलाइज हुआ है। तो ये बात समझ में आ गई, 9,000 रुपए कैसा आया यहां पर दोस्तों। आगे जाकर मैं जब 1 अप्रैल को डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा कैश का, वो 9,000 करूंगा, 5,000 नहीं कर, क्योंकि एक बात बोली थी, ये बात क्लियर हो गई कि
आपके बीपी था, मेरे पास बीआर था, मैंने आपको डिस्काउंट दिया। अब ये डिस्काउंट कितने का दिया है, यहां पर एक एजम्पशन माननी पड़ेगी हमें, क्योंकि यहां पर एजम्पशन माननी पड़ेगी, क्योंकि डिस्काउंट पता नहीं है कितने का दिया है। जितना डिस्काउंट दिया उतना हमारा कैश अवेलेबल खत्म हो जाएगा। बताऊंगा, अभी रुक जाओ, ये अली सर सोचो, आप बीपी हो, मेरे पास बीपी बीआर है, आपके पास बीपी है, आपको मैंने बीपी डिस्काउंट पे दे रखा है, आपको उसमें 4000 पे करने हैं, आपने 4000 पे कर दिया 1 अप्रैल को, जिस दिन ड्यू डेट थी उस दिन आपने मेट कर दिया बिल। इसका मतलब 4000 पे 1 अप्रैल को मिल गए होंगे, तो 1 अप्रैल को 5000 तो एसेट बेस का रियलाइज हुआ, और बीआर का कितना रियलाइज हुआ 4000 पे। हमारे पास कितना पैसा आया 9000 रुपए 1 अप्रैल को, ठीक है। तो 1 अप्रैल को हमारे पास पैसा कितना है जी 9000 रुपए। अब बात कर लेते हैं 1 मार्च को 8000 पे था। अब मुझे बताओ जिस दिन बीआर बनाया होगा वो 1 अप्रैल से पहले बनाया होगा, क्योंकि 1 अप्रैल को तो ड्यू डेट है। तो ड्यू डेट बनाया, आपने सुना होगा जब बिल ऑफ एक्सचेंज हम बनाते हैं तो 1-2 महीने 3 महीने का बनाते हैं। तो यार मैं आपसे कह रहा हूं अगर ड्यू डेट 1 अप्रैल को है, मतलब इस साल के शुरू में ड्यू डेट है, तो अभी बिल बनाया कब होगा, पिछले साल। ये बिल कब बनाया होगा दोस्त, पिछले साल बनाया होगा। तो जो डिस्काउंट इसमें दिया गया है, हम ये एजम्पशन मानते हैं कि जितना अमाउंट ऑफ बिल है उतना का डिस्काउंट दिया होगा। ये मेरी एजम्पशन नहीं है, एज पर स्टडी मेट है, एज पर स्टडी मटेरियल। जो इंस्टीट्यूट ने एजम्पशन मानी है उस बेसिस पर एजम्पशन मान रहा हूं। उन्होंने कहा है कि जितने का बिल है उतने के हिसाब से उन्होंने डिस्काउंट दिया होगा, उतने का डिस्काउंट देते, मतलब 50% डिस्काउंट देते। बिल था 8000 रुपए का, आपको डिस्काउंट मिल गया 4000 रुपए का। आगे बढ़ते हैं दोस्त। इसका मतलब बैलेंस ड्यू का मतलब क्या हुआ कि अब ये जो पैसा है मुझे पार्टनर्स को देना है। अब ये जो पैसा है मुझे पार्टनर्स को देना है, मतलब 55,000 एक्स को, ये वाई को और जेड को, टोटल मिलाकर कितना पैसा देना है पार्टनर को 1,24,000। यहां से चालू होता है रियलाइजेशन मैक्सिमम पॉसिबल लॉस का कॉन्सेप्ट। अब वो क्या है जरा ध्यान समझना। अब सबसे पहले मैं यहां पर क्या करूंगा, यहां पर माइनस करेंगे, लेस करेंगे मैक्सिमम पॉसिबल लॉसेस। लेस क्या करेंगे, मैक्सिमम पॉसिबल लॉसेस इफ नो फर्दर रियलाइजेशन, नो फर्दर रियलाइजेशन। करने का तरीका देखो, यही समझ में आएगा। जो मैंने अपनी सारी बातें बताई थी शुरुआत में वो समझ में ही आएगा। जब भी आपका पार्टनर से रिलेटेड बैलेंस ड्यू होता है उसके बाद इस तरीके से फॉलो करना है। मैक्सिमम पॉसिबल लॉस कितना हो सकता है अगर आगे फर्दर रियलाइजेशन ना हो। मतलब 1 मार्च को 8000 रुपए मिला मुझे, 1 मार्च को कितना मिला जी मेरे को, 1 मार्च को मेरे को 8000 रुपए रियलाइज हुआ। अगर मैं मान के चलूं ये 8000 रुपए मेरा लास्ट रियलाइजेशन है, तो जो बच गया वो टोटल लॉस हो जाएगा पार्टनर के लिए। तो मैंने कहा देखो ध्यान दीजिएगा, मैं इसको अलग पेन से लिखूंगा। टोटल मुझे पार्टनर को देना है 1,24,000, टोटल पार्टनर कैपिटल ड्यूज, याद कराया था मैंने। टोटल ड्यूज ऑफ अ पार्टनर 1,24,000, रियलाइजेशन कितना हुआ 8000, तो मैक्सिमम लॉस कितना है 2.5 लाख, ऐसे निकाला था। अभी देखो 1,24,000 देना है टोटल पार्टनर को। मार्च में रियलाइजेशन हुआ 8000, और क्या मानूंगा इसके बाद कोई भी रियलाइजेशन ना हुआ हो तो अगर इसके बाद कोई रिलेशन नहीं होगा तो 1,24,000 में से 8000 जाएंगे तो कितना बच जाएगा 1,16,000। तो 1,16,000 रुपए ये मैक्सिमम लॉस हो जाएगा पार्टनर्स के लिए। तो मैंने कहा देखिए 8000 में मैंने मार्च कर दिया, जितना मुझे कैश रियलाइज हुआ। मुझे टोटल कितना पैसा देना है पार्टनर को 1,24,000, जिसमें से 1 मार्च को 8,000 रुपए मेरे को रियलाइज्ड हो चुका। अगर मेरे को 1 तारीख को 8,000 रियलाइज हो गया और उसके बाद मैं मानूं, जैसे मैंने कहा ना हर बार मानना जरूरी है जब रियलाइजेशन होगा। अगर 1 मार्च, आज 1 मार्च है, आज मुझे 8,000 मिल गए। अब अगर मैं मानता हूं कि अगर इसके बाद अगर कोई भी पैसा रियलाइज नहीं होता, कोई भी एसेट रियलाइज नहीं हो तो मेरे पार्टनर का कितना लॉस होगा। तो मैंने कहा देखो अगर 1,24,000 देना है और लास्ट रियलाइजेशन मान लो ये 8,000 है, इसके बाद कोई नहीं लाएगा, ये मानना है, इफ नो फर्दर रियलाइजेशन, ये मानना है, ये एजम्पशन होती है मैक्सिमम लॉस मेथड की। तो आपको कितना लॉस होगा, तो मैंने कहा 1,16 का लॉस होगा। तो जो भी लॉस होगा उसको बांट दोगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो बस मैक्सिमम पॉसिबल लॉस जो होगा ना उसको हम शेयर कर देते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक, इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। दोबारा समझते हैं एक बार और। मुझे पार्टनर को 1,24,000 देने हैं टोटल तीनों पार्टनर को मिलाकर। मेरे को इस महीने में 1 मार्च को 8,000 रियलाइज हुए, ठीक। जब मुझे 8,000 रियलाइज होंगे तो उसी टाइम में मान के चलूंगा, उस टाइम ये एजम्पशन लेके चलते हैं कि अगर इसके बाद फर्दर कोई रियलाइजेशन ना हो तो एट द टाइम 1 मार्च को कितना लॉस हो सकता है मैक्सिमम पार्टनर को।
तो मैंने कहा 1/24 था, 8,000 रिलाइज होगा। अगर इसके बाद कोई, ये लास्ट रिलाइजेशन है, इसके बाद कोई नहीं होगा तो 1/16 का लॉस हो जाएगा। तो ये लॉस आप मैक्सिमम पॉसिबल लॉस जो मान रहे हो एस्टिमेट बेसिस पर होता है हमेशा, क्योंकि हम क्या मान के चल रहे हैं एजम्पशन कि अगर ये लास्ट रिलाइजेशन है, इसके बाद कोई ना हो, तो ये इतना लॉस तो झेलना पड़ेगा पार्टनर को। तो इसको बांट देंगे इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो 1,16,000 का जो लॉस होगा वो क्या कर देंगे, बांट देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो 1,16,000 का लॉस होगा टोटल। अगर 8,000 अगर हमारी लास्ट रियलाइजेशन हो ना, अगर 8,000 हमारी लास्ट रियलाइजेशन हो, तो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस जो होगा वो 1/16 का होगा, जो पार्टनर को बांटना पड़ेगा। तो 1/16 को बांट देंगे, बांटना जरा। 532 का मतलब हो गया डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आ गया 58,000 रुपए। इसको 58,000 का लॉस में बटेगा, डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आएगा 34,800, और इसको डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, इसको होगा 23,200। अब मेरी बात समझना, अगर 8,000 हमारी लास्ट रियलाइजेशन होती तो पार्टनर को 1,16,000 का लॉस होता। अगर 1,16,000 का लॉस तीनों पार्टनर को होता, तो अगर मैं तीनों पीएसआर की रेशियो में बांटूं तो इस पार्टनर को 58 का लॉस होता, इसको इतने का और इसको इतने का। अगर हम यहां पर देखें तो जो बैलेंस निकल कर आता है वो एक पार्टनर का नेगेटिव निकल कर आ गया, और हर बार निकल कर आएगा ये क्वेश्चनों में। जब भी कोई पार्टनर का नेगेटिव बैलेंस निकल कर आता है वो इंसॉल्वेंट होता है, और उसका जो पैसे बदले का पैसा है वो बाकी पार्टनर को कैपिटल रेशियो में देना होता है। ये सिखाया था मैंने आपको, आ रही है, अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब अगर चेक करेंगे तो 55,000 रुपए है, और 55,000 इसकी कैपिटल थी, मतलब फर्म को इस पार्टनर को 55 देना था। पर लॉस का मैक्सिमम कितना लॉस हो सकता है अगर ये वाली लास्ट इंस्टॉलमेंट होती? तो अगर ये 8,000 लास्ट इंस्टॉलमेंट होती तो मैक्सिमम कितना लॉस हो गया इसको, 58 का। तो इसको कितना एक्स्ट्रा लॉस हो गया, 3,000 का। मतलब अब इसको हमें 3,000, अब पार्टनर ने हमें 3,000 रुपए देने हैं, हमने इसको 55 देने थे, इसको लॉस पड़ा कितने का, 58 का। अब 3,000 ये लेकर आया घर से, पर ये तो लेके नहीं आएगा क्योंकि इंस्टॉलमेंट हो गया, नेगेटिव बैलेंस आते ही वो इंस्टॉलमेंट है। क्या ये दोनों इंस्टॉलमेंट है? नहीं। देखो, इनके को देना था, इस सेकंड पार्टनर को देना था 37,500, पर इसका लॉस कितना है, इसको बटा सिर्फ 34,800 का, तो 2,700 रुपए का इसको क्या हो गया। अब इसको 2,700 और देना है, मतलब इस पार्टनर को 2,700 और देना है। ये 31,500 है, इसको 23,200 का लॉस आया, तो 8300 इसको और देना है। तो अगर किसी पार्टनर का जब मैक्सिमम पॉसिबल लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये पॉसिबल एक्चुअल लॉस नहीं है, पॉसिबल लॉस है, हो सकता है। अगर कोई भी रिलेशन ना होना तो यहीं पर खत्म हो जाएगी कहानी, पर आगे हुआ तो हर बार ऐसे कैलकुलेट करना होता है दोस्तों। यही कॉन्सेप्ट है मैक्सिमम पॉसिबल लॉस का। तो ये हो गया सर 3,000 की डिफिशियंसी है, मतलब इसको 58,000 रुपए का लॉस बियर करना था, पर ये ज्यादा से ज्यादा 55 ही कर पाएगा। तो 3,000 का डिफिशियंसी कौन बियर करेगा इसकी, ये दोनों पार्टनर बियर करेंगे इन देयर कैपिटल रेशियो। तो डिफिशियंसी ऑफ कौन से पार्टनर थे, एक्स वाई जेड थे क्या? हाँ, डिफिशियंसी ऑफ एक्स, जितना हम कैश दे देंगे उसको हटा दो, और जो नहीं दे पाएंगे वो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस होता है, उसको बांटते हैं, फिर निकालते हैं डिफिशियंसी। डिफिशियंसी ऑफ एक्स बोर्न बाय वाई एंड जेड इन कैपिटल रेशियो। दोस्तों कैपिटल रेशियो में बांटना है, तो डिफिशियंसी ऑफ एक्स बोर्न बाय वाई एंड जेड इन द कैपिटल रेशियो। आपको पता है कि अगर किसी पार्टनर का कैपिटल नेगेटिव आ जाता है तो ये इंसॉल्वेंट पार्टनर होता है, और उसकी डिफिशियंसी दोनों पार्टनर बांटते हैं। कैपिटल रेशियो कौन सी, जो बैलेंस शीट में शो कर रही होगी वो वाली। वाई और जेड की बैलेंस शीट में कैपिटल क्या शो कर रही है, 375 और 135। तो जब भी कभी भी फर्दर आगे कभी भी डिफिशियंसी बॉर्न करनी हो ना, कभी भी डिफिशियंसी बॉर्न करनी हो तो हमेशा कैपिटल रेशियो में डिफिशियंसी बॉर्न करेंगे। और कैपिटल रेशियो मतलब 375, 20 से 20 कैंसिल आउट होगी, 375 रेशियो 315। ठीक है दोस्त, तो 375 रेशियो 315, ये इनकी कैपिटल रेशियो, बांट दो 375 रेशियो 315। इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करें। सर कैसे निकालेंगे, बड़ा सिंपल सा है यार। 3,000 रुपए एक बार वाई को एक बार जेड को, तो वाई की रेशियो क्या है 375 डिवाइड बाय इन दोनों का टोटल होता है ना, तो 375 प्लस 315 दैट इज 690। तो एक बार 3,000 को डिवाइड करेंगे 690 से और मल्टीप्लाई करेंगे 375 से, तो आएगा 1630। सॉरी, ये आएगा 1630। अच्छा, डिवाइड बाय 375 मल्टीप्लाई बाय 315 आ जाएगा 1370। तो क्या हुआ दोस्तों, जब भी कभी डिफिशियंसी बॉर्न करनी होती है तो हम कैपिटल रेशियो में बॉर्न करनी होती है, ड्यू टू गार्ने वर्सेस मूरे रूल। ये लिखना चाहो लिख सकते हो, गार्ने वर्सेस मूरे रूल। इसकी वजह से कैपिटल रेशियो में, और कौन सी कैपिटल, जो बैलेंस शीट में शो कर रही होती है वो कैपिटल, और कोई सी कैपिटल नहीं। अब जब मैं यहां से कैपिटल रेशियो में शो करने से जो बैलेंस बच जाएगा, वो बैलेंस जो आएगा वो बराबर होना चाहिए 8,000 रुपए के, जितना आपने पेमेंट करी है।
टोटल करेंगे। अच्छा एक बार देखिए, ये तो टोटल आ जाएगा, यहाँ नील, ये तो खत्म हो गया। अगर मैं यहाँ पर 3000 ना डालू, देखो यहाँ पर मुझे अब क्या करना पड़ेगा, 3000 पॉजिटिव का डालना पड़ेगा। अगर यहाँ पर मैं 3000 पॉजिटिव का नहीं डालूंगा तो यही टोटल यही नहीं आ जाएगा, फिर नेगेटिव बैलेंस होने पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो 3000 का नेगेटिव बैलेंस है, इन दोनों ने बियर कर तो लिया, अब किस बात के 3000 खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव 3000 डालना पड़ेगा ना, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, नील। अब ये लायबिलिटी खत्म कर दी ना, जो डिफिशियंसी एक्स में आ रही थी वो डिफिशियंसी दोनों ने बॉन्ड कर ली, तो जब बॉन्ड कर ली तो 3000 खत्म करना पड़ेगा। अब इसमें से करना 2700 माइनस 1630, यह आ जाएगा 1070, और 8300 माइनस 1370, यह आ जाएगा 6930। अब इन दोनों को जब जोड़ोगे, जो एंड में बच जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे, ये वो अमाउंट है जो आप पे करोगे। हमने क्या करा, 1,24,000 पे करना था और 8000 हमारे पे कैश पड़ा है, तो 8000 ही आएगा, ये जितना आपने पे करा 8000 ही होगा, देखना चेक कर लो। 1070 पर से आ गया ना, इसको बोलेंगे कैश पेड, कैश पेड ऑन 1 मार्च। मेरी बात को ध्यान समझना, ये मेथड ना थोड़ा प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल। सोचो आप डिसोल्यूशन कर रहे हो, सोचो आप डिसोल्यूशन कर रहे हो, ना तो समझ में नहीं आएगा। सोचो आप एज अ कंपनी का, अपनी फर्म का डिसोल्यूशन कर रहे हो। आपके पास एसेट पड़ी है, 3 टाइप की एसेट पड़ी है आपके पास, बहुत सारी, मतलब ऑल एसेट को आपको रियलाइज करनी है, ऑल एसेट आपको रियलाइज करनी है, सारी आपके पास एसेट्स पड़ी है, आपको रियलाइजेशन करना है इस एसेट्स का, ठीक है। अब मान लो 1 मार्च को आपको 8000 की एसेट रियलाइज हुई, आज 1 मार्च है, ये समझो आज 1 मार्च है, और प्रैक्टिकल समझना, थ्योरेटिकल मत समझो, भूल जाओ क्वेश्चन को 2 मिनट के लिए, और समझो आज 1 मार्च है और 8000 रुपए पे करने, 8000 पे हमें पैसा मिला, और हमारे को टोटल कैपिटल कितनी पे करनी है, कैपिटल का अमाउंट, कैपिटल ड्यू कितनी है, 1,24,000 रुपए, ठीक है। जरा ध्यान समझना, 1 मार्च को मुझे 8000 मिले, तो आज 1 मार्च है, तो क्या 1 मार्च को जो 8000 मिले, तो मुझे पता है कि 8000 मिल गए, तो मैं इनसे पेमेंट कर दूंगा, और कितना आ जाएगा मेरे पास, 1,16,000 रुपए, ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या आगे मुझे पैसे मिलने वाले या नहीं मिलने वाले। 1 मार्च को पता लगा दोगे आप कि अगले तारीख को, अगले महीने की शुरुआत में कितने पैसे मिलेंगे, कितनी एसेट रियलाइज होगी। थोड़ा प्रैक्टिकल सोचना, थ्योरी में मत आना, मैं फिर कह रहा हूं, थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाए। आपकी फर्म में, आप अपनी फर्म में एसेट को रियलाइज करवा रहे हो, बहुत सारी एसेट पड़ी है आपके पास, 1 मार्च को अपनी एसेट रियलाइज करी, एक एसेट बिककर 8000 पे आ गया। मुझे बताओ अगले महीने कितने पैसे आएंगे, पता लगा दोगे, नहीं लगा पाएंगे ना। कितनी एसेट बिक जाएगी अगले महीने तक, पता लग जाएगा, नहीं लग पाएगा ना दोस्त। तो इसलिए थोड़ा प्रैक्टिकल है, जब आप 1 मार्च के में होते हो तो 1 मार्च की बात ही कर पाते हो, और मान के चलते हो कि अगर 1,16,000 रुपए जो और देने हैं, अगर मान लो कोई आगे एसेट ना बिके, तो अगर मेरी एसेट है मेरे पे, पर रियलाइजेशन भी तो होना चाहिए, एसेट होने से क्या होता है, कोई खरीदने वाला भी तो होना चाहिए। 1 मार्च को तो 8000 की एसेट बिक गई, 8000 पे आ गए, अभी मेरे बहुत सारी एसेट है जो बिक सकती है, पर जरूरी नहीं है कि हमेशा बिकेगी, इसलिए आप पहले से नहीं मान के चलोगे। 1 मार्च की बात में 8000 पे आ गए तो वो माइनस कर दोगे, जिस दिन जो पैसा आएगा वो माइनस करोगे। अगर आपको लग रहा है कि यार इसके बाद मुझे पता नहीं है कि 1 अप्रैल को कितना पैसा आएगा, 1 मई को कितना पैसा, बुक में मत देखना ना, उस पर देखना क्वेश्चन में। मैंने कहा थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाइए, प्रैक्टिकल हो गए तो मतलब 1 मार्च को अगर आप स्टैंड करो, मतलब आज 1 मार्च है तो आप 1 अप्रैल की बात कभी नहीं बता, कोई भी नहीं बता पाएगा, फ्यूचर थोड़ा देखा किसी ने, ठीक है। तो आज 1 मार्च है, मान लो आज 1 मार्च है, आज आपने 8000 की एसेट बेच दी, तो आप बता दो कि 1 अप्रैल तक कितनी की एसेट बेची है, नहीं बता पाएंगे ना सर। 1 मई की बता दो कितनी एसेट बेची, नहीं बता पाएंगे ना। क्वेश्चन हमें डिटेल दे रहा है, वो अच्छी है, बात है, क्वेश्चन ने बता दिया कि भाई 1 मई को इतना, 1 अप्रैल को इतना, बट आप थोड़ा प्रैक्टिकली सोचोगे तो जिस दिन तारीख को हम रियलाइज कर रहे हो उससे अगली तारीख का हम नहीं बता पाएंगे। इसलिए हम मान के चलते हैं कि अगर ये 1,16,000 में 1,16,000 जो पे कर रहे हैं, 1 अप्रैल और 1 मई को कोई भी एसेट रियलाइज नहीं हुई, तो यही तो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस है, यही तो लॉस हो जाएगा। बट अगर मैंने, ठीक है, ये पॉसिबल हो जाएगा, पर 1 मार्च हो गया, मैंने पेमेंट कर दी, मुझे लग रहा है ये मेरा लॉस है, और मैंने बात कर देख लिया, कुछ इस तरीके से बटा, लॉस कुछ इस तरीके से बटा, और इतना इतना पैसा एक्स और वाई को मिल गया। 1 अप्रैल आया, आज 1 अप्रैल है, मान लो 1 महीने तक एसेट बेचने की कोशिश करी, कुछ एसेट बिक भी गई, ठीक है, और आज 1 अप्रैल है तो मैंने देखा 1 अप्रैल में तो मेरी 5000 की एसेट बिक गई। 1 अप्रैल में मेरी कितनी की एसेट बिक गई दोस्त, 5000 की। तो आज 1 अप्रैल है तो 1 अप्रैल में मेरी 5000 की एसेट बिक गई, तो जो मैंने मैक्सिमम पॉसिबल लॉस है, तो अब ये मैक्सिमम पॉसिबल लॉस नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 अप्रैल, यहां 1 मार्च को मैं कह सकता था ये पॉसिबल लॉस हो सकता है, क्योंकि अगर नहीं बिकती तो यही लॉस होता, पर बिक गई। 1 अप्रैल आया, एक्चुअल में 1 अप्रैल के दिन आया तो बिक गई, बिकी तो 5000 और माइनस करूंगा, और जो अमाउंट निकल आएगा 1,11,000 रुपए, ये मेरा मैक्सिमम पॉसिबल लॉस बन जाएगा।
क्यों? क्योंकि 1 अप्रैल के दिन में मैं ये नहीं बता सकता 1 मई को बिकेगी नहीं बिकेगी, क्या पता ना बिके और क्या पता बिक जाए। 1 मई आन दो, 1 मई जब आएगी तब पता चला अच्छा 10,000 की बिक गई, ठीक है जी 10,000 की बिक गई तो 10,000 फिर यहां से माइनस कर दूंगा, नहीं बिकेगी तो यही लॉस है। तो इस तरीके से प्रोसेस चलता है। तो अगर मैं यहां पर 1 मार्च में हूं तो 1 मार्च को मैंने 8,000 पे कर दिया, तो 8,000 पे कर दिया, तो मुझे बताओ बैलेंस कितना रह गया। तो आप इसको मानोगे ए, आपने इसको माना होगा जब बैलेंस ड्यू, पहले वाला बैलेंस ड्यू है ना ये वाला, इस बैलेंस ड्यू को मानोगे ए, और जो आपने कैश पे करा इसको मानोगे बी। अब जो बैलेंस ड्यू आएगा उसको मानेंगे सी, ये होगा सी, और जो ये निकलेगा ए माइनस बी। सुनना मेरी बात, मैं बैलेंस ड्यू निकाल क्यों रहा हूं? क्योंकि ये मैक्सिमम पॉसिबल लोन्स नहीं है। अभी मुझे पता चला कि आगे भी रियलाइजेशन हो गया। आज मैं मान लो 1 अप्रैल को खड़ा हूं तो 1 अप्रैल में मेरा 5,000 का रियलाइजेशन हुआ, तो अब ये वाला लॉस तो ना है मैक्सिमम, अब नया निकल कर आएगा। ठीक है सर, तो जिस दिन हम रियलाइजेशन करते हैं उस दिन तो यही मानते हैं, पर आगे जाकर अगर कोई रियलाइजेशन और हो जाता है तो उसको माइनस करने के बाद जो निकल कर आता है वो मैक्सिमम लॉस है। और जब तक रियलाइजेशन हो रहा है तब तक मैक्सिमम लॉस निकलता आएगा, और जिस दिन रियलाइजेशन बंद हो गया वही लॉस एक्चुअल बन जाएगा पॉसिबल की जगह। मैक्सिमम पॉसिबल लॉस कह रहे हैं ना अभी, क्योंकि रियलाइजेशन होता जा रहा है, और जिस दिन एसेट सारी बिक जाएगी उसके बाद वो मैक्सिमम पॉसिबल नहीं, मैक्सिमम एक्चुअल लॉस है, वो उतना लॉस अब बटेगा ही बटेगा। प्रोसीजर कुछ इस तरीके से है। तो मैंने बताया कि 1,24,000 में अगर 8,000 में पे कर दूं तो 1,16,000 का मैक्सिमम पॉसिबल लॉस हो सकता है अगर कोई रियलाइजेशन ना हो। पर मैंने देखा कि भाई हो गया है रियलाइजेशन, 1 अप्रैल को रियलाइजेशन हुआ है, तो 1 2 यहां कितना है भाई, 1,16,000 पे मेरा है। देखो 1,24 का बैलेंस ड्यू था, जिसमें से मैंने ये माइनस करा 8,000, तो 1,16 का मेरा आ गया कि अभी मुझे और देना है, क्योंकि रियलाइजेशन हुआ है तो दूंगा भाई, अगर रियलाइजेशन नहीं होता तो यही खत्म कर देता क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखो 55,000 रुपए एक एक्स के पास 55,000 रुपए देने थे, जिसमें से उसको कुछ नहीं मिला। ठीक है, तो 55,000 इसका बैलेंस रह गया। अब देखो इसको एक्स वाई को 37,500 टोटल इसकी कैपिटल थी जो देना था, जिसमें से उसको 1,070 मिला 8,000 में। अरे पे तो 8,000 करा है ना, ये क्या है, ये क्या है, ये तो वो है, ये वाला प्रोसीजर क्या है, ये वाला यहां से लेकर यहां तक का प्रोसीजर क्या है, यहां से लेकर यहां तक का प्रोसीजर वो है कि अगर आगे कोई रियलाइजेशन नहीं होता तो इस तरीके से लॉस बढ़ता, क्योंकि आगे रियलाइजेशन हो गया तो अब मैक्सिमम पॉसिबल लॉस अलग आएगा, और अलग आएगा तो अलग तरीके से लॉस बढ़ेगा। क्लियर, समझ में आया? तो ये अब प्रोसीजर भूल जाओ, क्योंकि अब एक और रियलाइजेशन हुआ, जब वो माइनस कर दूंगा जो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस होगा वो फिर अलग तरीके से बढ़ेगा, और तब तक ऐसा करते जाएंगे जब तक एंड रियलाइजेशन ना हो जाए। अब देखिए कि 1,24 में से 8,000 पे कर दिए कैश, पे तो 8,000 ही कर सकता हूं ना, 8 में से 1070 इसको पे कर दिया, तो 37,500 इसकी कैपिटल थी, इसमें से 1070 पे करा, 37,500 में 1070 पे करा तो आ गया 36,430, और ऐसे 31,500 में मैंने 6930 पे करा तो आ गया 24,570। क्या आया दोस्त, 24,570। तो मतलब ये पे हो चुका। तो इसका मैंने क्या कहा, मैंने कहा भाई इतना देना था, इतना ड्यू था, इतना 8,000 पे कर दिया तो ये बच गया। ऐसी कैपिटल में इसको कुछ नहीं मिला क्योंकि ये इंसॉल्वेंट हो गया था बीच में, इनको मिल गया। क्लियर है? अब यहां से रियलाइजेशन चालू करूंगा। अब मेरा बताओ 1 अप्रैल को मैं कितने रियलाइजेशन हुआ, 5,000 रुपए का पैसा मिला 1 अप्रैल को, तो मैं कहूंगा देखो फिर रिक्वेस्ट करूंगा मैक्सिमम पॉसिबल लॉस, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस इफ नो फर्दर रियलाइजेशन। ये क्यों लिखता हूं बार बार नो फर्दर रियलाइजेशन, कि भाई अगर इसके बाद कोई भी रियलाइजेशन ना हो ना तो यही हमारा मैक्सिमम पॉसिबल होता है। तो इसको अगर ये मैक्सिमम पॉसिबल लॉस हो गया तो इसको किस तरीके से बांटेंगे, वो इसके अगर मेरा इस 5,000 जो 1 अप्रैल को 5,000 रियलाइज हुआ, अगर इसके बाद कोई भी रियलाइजेशन ना हो तो यही लॉस है एक्चुअल भी, तो ये बांट कर भी दिखाना होता है। तो है, तो मैंने कहा बताओ कितना, तो आपने कहा सर देखिए 1,16,000 रुपए आपको पे करने हैं, टोटल ड्यू इतना अमाउंट है, 1,24 टोटल पे करना था जिसमें से 8,000 पे कर दिया, 1,16 बचा, 1,16 में और रियलाइजेशन हुआ कितने का, 5,000 का, तो वो भी पे कर देंगे, तो रिमेनिंग बच जाएगा कितना, 1,11,000 रुपए रिमेनिंग बच गया। ये बांट देंगे इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। मान लो अभी ये मैक्सिमम लॉस है, अभी मान के चलो कि 1 मई को कोई भी रियलाइजेशन नहीं है, अभी यही रियलाइजेशन लास्ट रियलाइजेशन है, और अगर ये लॉस होगा तो किस तरीके से बटेगा, बस इस तरीके से काम करना होता है मैक्सिमम पॉसिबल लॉस में। 1,11,000 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आ जाएगा 55,500 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 33,300 और 22,200। तो मुझे बताओ अब जो अमाउंट बच गया वो डिफिशिएंसी है,
हाँ सर बताना। 55,000 में 55,000 इसको पे करने हैं फर्म ने, और लेने कितने हैं, डिफिशिएंट लॉस कितना बट रहा है। अगर यही लॉस होता और कोई रिलेशन नहीं होता, यही लॉस होता तो इतना लेना होता इससे, तो इसको 5,000 रुपए एक्स्ट्रा और देना होगा, इसका नेगेटिव चलेगा, ये हो गया इंसॉल्वेंट। दोस्तों 55,000 रुपए इसका बनता है, 55,500 का लॉस ये लेगा, तो 500 रुपए एक्स्ट्रा लॉस लेगा तो इंसॉल्वेंट हो गया, पे ही नहीं कर पाएगा। लास्ट 55 पे कर सकता है, तो 500 का लॉस कौन पे करेगा, सॉल्वेंट। देखो 36,430 माइनस 33,300, यह आ जाएगा 3,130, और इधर 24,570 माइनस 22,200, यह आ जाएगा 2,730। ये है सॉल्वेंट पार्टनर, ये इंसॉल्वेंट हो गया। तो डिफिशियंसी ऑफ एक्स बोन बाय वाई एंड जेड इन 375 रेशियो 315, जो बैलेंस शीट में कैपिटल होगी ना उस रेशियो में बटेगा, भूल जाओ इंदर कहीं मत ढूंढना, बैलेंस शीट में जो होगी वो। ठीक 500 को बांटेंगे, जब मैं 500 को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो यहाँ पॉजिटिव लिखकर नील करूंगा, और ये 500 इन दोनों बढ़ जाएंगे, तो 500 डिवाइड बाई 690 मल्टीप्लाई बाय 375, यह आएगा 272। और या तो आप रिमेनिंग कर सकते हो या निकाल भी सकते हो, डिवाइड बाई 375 मल्टीप्लाई 315, यह जाएगा 228। इस तरीके से बटेगा। तो 500 रुपए जो डिफिशियंसी एक्स पे अराइज हो रही थी वो ये दोनों देंगे, ये दोनों देने के बाद जो पैसा बच जाएगा वो इक्वल टू 5,000 आ जाएगा। और यही इसकी खासियत है, हाथ के हाथ आंसर मैच भी करने को मिलता है। कैसे, ये तो नील हो गया, 500 रुपए डिफिशियंसी इन दोनों ने पे कर दी, इन दोनों की कैपिटल माइनस हुई, इसमें जुड़ गई तो नील। देखो 3130 देने थे, 272 हुआ तो 2858 यहां पर आ गया, और ऐसे 2730 माइनस 228, 2730 माइनस 228, ये आ गया 2502। इन दोनों को जोड़ोगे 5,000 आना चाहिए। ये होगा कैश पेड ऑन 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को जो 5,000 पे करा वो इस तरीके से पे हुआ है, ये निकल गया 2858। चेक कर ली, एक मिनट, हाँ गड़बड़ हो रही है। तो 2858 प्लस 2502, नहीं ये तो ज्यादा आ रहा है जी, कहीं गलती कर दी। 36,430 माइनस 3130, ऊपर गलती करी है। 37,500 में इतना मिल गया, 37,500 में 1070 मिल गया, 36,430 ठीक है। 31,500 में 6930 मिला है, तो 24,570 ये भी ठीक है जी। 24,570 में 22,200, ये देखो 2370 था, मैंने कहा कहीं कैलकुलेशन 2370 है ये, 2370, तभी मैं कहूँ बराबर क्यों नहीं आ रहा, ये ठीक है। 237 228 माइनस करेंगे तो 2142 आ गया। ये मैच होना चाहिए दोस्तों, चेक करने का, देखो अभी पता चल गया गलती। 2142 ये दोनों मैं बराबर, जो एंड में आएगा ना, जब डिफिशियंसी बोन करने का जो पैसा आएगा वो पैसा आना चाहिए जो एक्चुअल पेमेंट रिलाइज हुई थी हमारे को, ये 5,000 रुपए। ठीक, तो चेक करेंगे 2858, देखो बराबर आ रहा है 5,000। जब मैं इसका बोल दूंगा कैश पेड इतना हुआ है। अगर मेरा आगे कोई रियलाइजेशन नहीं होता तो क्वेश्चन यही खत्म हो जाता है, क्योंकि आगे रियलाइजेशन हुआ है तो मैं आगे और बढ़ूंगा और फिर निकालूंगा मैक्सिमम पॉसिबल लॉस। जब रियलाइजेशन होगा तब तक मैक्सिमम पॉसिबल लॉस निकलेगा, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस इफ नो फर्दर रियलाइजेशन। मैक्सिमम पॉसिबल लॉस इज नो फर्दर रियलाइजेशन। कितना जी, देखो आपको एक मिनट, वो तो निकाला नहीं, बैलेंस ड्यू निकालना था पहले। अब कितना बैलेंस बच गया वो तो निकाल लूं, लो। तो बैलेंस ड्यू कितना बचा जी, 1,16,000 रुपए थे देने थे, जिसमें से 5,000 पे कर दिया तो 1,11 का बैलेंस बचा। इधर देखिए, इधर नील, इधर नील, इधर 36,430 था, 36,430। इसको और पेमेंट मिली है, देखो कितनी, 2858। 5,000 में से किसका इसका हिस्सा कितना है, 2858। तो इसको मिल गया 33,572, 33,572 इसके हिस्से में आया। ऐसे इधर 24,570, 2142 माइनस कर देंगे तो ये आएगा 22,428। इधर भी आएगा, सॉरी इधर नील नहीं आएगा, इधर आएगा 55,000 पूरा। भाई इसको तो कुछ भी नहीं मिला,
इसकी कैपिटल कितनी थी 55, ये तो इंसॉल्वेंट हो गया था, इसको मिलता कहां, ये तो इसकी डिफिशिएंसी किसी और ने बोन करी है, तो इसको 55 जितना था उतनी इसकी लायबिलिटी बनी रहेगी। 1,16,000 में से 5,000 पैसा दे दिया, तो अब इनका बैलेंस इस तरीके से बन गया, इन तीनों का टोटल करके ये आना चाहिए। ठीक है, अब लेस करेंगे मैक्सिमम पॉसिबल लॉस, फिर दोबारा क्योंकि लास्ट रियलाइजेशन है, अब खत्म हो जाएगा क्वेश्चन यहां पर। मैक्सिमम पॉसिबल लॉस इफ नो फर्दर रियलाइजेशन। तो दोस्त 1,11,000 माइनस 1,11,000 माइनस, और लास्ट में कितना लॉस हुआ इधर चेक करना, इधर हुआ है 10,000 रुपए। 1 मई को 10,000 हुआ है, पर सुनना ध्यान से, मैंने कहा था आगे एक चीज समझाया था, 10,000 तो कैश आया वो तो रियलाइज हो गई, वो तो कटेगा ही, 1,000 रुपए और साथ में कटेगा। क्यों यार, आपको बताया था ना मैंने कि जो ये रिलाइजेशन एक्सपेंस है, जो ये रिलाइजेशन एक्सपेंस है ना दोस्तों, द एक्सपेंस ऑफ रिलाइजेशन एक्सपेक्टेड हमने कितना करा था 5,000, तो जब हमने एक्सपेक्ट करा था तो हमने अपने 5,000 माइनस कर दिया था, चेक करो यहां 5,000 माइनस कर दिया था, पर एक्चुअली में रिलाइजेशन एक्सपेंस कितना हुआ है, एक्चुअली अमाउंटिंग एक्चुअली टू 4,000 ओनली, तो हमने यहां 5,000 माइनस करा। देखो ये भी प्रैक्टिकल है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैंने दो तरीके से बताया इसको। एक तरीका तो मैंने पहले समझा दिया था, जितना आपका एक्चुअल है वो माइनस कर दो। दूसरा तरीका इंस्टीट्यूट वाला, वो क्या करते हैं, पहले 5,000 माइनस करते हैं, जितना हमने एक्सपेक्ट करा है वो माइनस कर देते हैं कि इतना हो सकता है, पर जब एक्चुअल पता चलता है उनको 4,000, तो जो 1,000 एक्स्ट्रा माइनस कर दे उसको वापसी उस दिन के कैश बैलेंस में ऐड कर दे जिस दिन में कैश रिलाइज हुआ था, जिस दिन में रिलाइजेशन एक्सपेंस हुआ था। तो देखो रिलाइजेशन एक्सपेंस कब हुआ था, 1 मई को, 4,000 का जो खर्चा हुआ कब हुआ 1 मई को, तो 1 मई को कितना रिलाइज हुआ है 10,000 रुपए, देखो 1 मई को कितना रिलाइज हुआ है 10,000, तो इस दिन के उसमें ऐड कर देंगे कैश बैलेंस अवेलेबल करके। दोनों तरीके हैं दोस्तों, कोई भी तरीका यूज कर लो, डायरेक्ट अगर आप 4,000 माइनस करते हैं ये सारे अमाउंट अलग आ जाते हैं इंस्टेडीमेट से, ठीक है, डायरेक्ट 4,000 अलग आता है, पर एंड आंसर हमेशा सेम आता। या आप ऐसा कर लो, यार बात तो एक ही है ना, एक बार 5,000 कैश बैलेंस से माइनस कर रहा हूं, देखो ये कैश बैलेंस है, इसमें से 5,000 माइनस कर रहा हूं, ठीक है, और 1,000 जोड़ रहा हूं, 5,000 माइनस करके 1,000 जोड़ने का मतलब यही तो हुआ कि 4,000 माइनस कर दिया नेट, तो यार डायरेक्ट 4,000 माइनस कर लो, मैंने जो पहले सिखाया अभी तक मैंने यही सिखाया था आपको 4,000, मैंने दूसरा तरीका भी बता दिया जो इंस्टीट्यूट का है। फिर स्टूडेंट कहते हैं ना कि आपका आंसर उनका आंसर मैच नहीं करता, उससे मत देखिए मैच करे ना करे, प्रोसीजर कैसा भी हो सकता है दोस्तों, प्रोसीजर अलग हो सकता है, मैं प्रोसीजर सिंपल करवाता हूं, इंस्टीट्यूट थोड़ा मुश्किल करवाता है, प्रोसीजर सिंपल करवा रहा हूं, उस प्रोसीजर चलिए, आंसर मैच नहीं हो रहा तो बताइए कि सर आंसर मैच नहीं हो, डिफरेंट कर गया, या तो मैंने उधर गलती बताई होगी, कहां गलती करी इंस्टीट्यूट ने, अगर गलती नहीं बताई होगी तो मेरी सी गलती होगी, बस ये होगा, आंसर मैच करके मैं भी दिखा दूंगा आपको जो इंस्टीट्यूट के मटेरियल से मैंने लिया है क्वेश्चन। अगर आप देखें तो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस कितना इन द रेशियो, किस रेशियो में बांटेंगे, इन द रेशियो 5:3:2। अगर आप ऊपर 4,000 रिलाइजेशन में माइनस करते ना तो यहां 10 ही आना था, ठीक है, वो तो 5 करा एस्टिमेटेड वैसे माइनस कर दिया, बाद में बदला एक्चुअल तो 4,000, तो 1,000 जो एक्स्ट्रा माइनस करा उसको जोड़ दो, और उस साल जुड़ेगा, उस महीने में जुड़ेगा जिस महीने में ये रिलाइजेशन एक्सपेंस माइनस हुआ, जिस महीने में एक्चुअल इंकर्ड हुआ उस महीने के अमाउंट में जुड़ जाएगा ये 11,000, तो 1,11,000 टोटल पे करना है ड्यू अमाउंट, जिसमें से 11,000 रुपए 10 और 11,000 रुपए अवेलेबल बैलेंस है, कैश बैलेंस पे कर दूंगा, तो कितना का लॉस हो जाएगा, मैक्सिमम लॉस 1,00,000 रुपए का हो जाएगा, तो ये 1,00,000 का जो लॉस है उसको 532 में बांट दो, कितना आ जाएगा सर 50,000, 30,000 और 20,000 रुपए, और जो कैश पेमेंट होगी वो एंड में निकल जाएगा। इसको कुछ इस तरीके से करिए, ये अमाउंट आ गया, ये आ जाएगा कैश पेड ऑन 1 मई, 1 मई को पे हुआ, कितना पे हुआ 11,000 पे हुआ है ना, 1,11,000 में से अगर 1,00,000 नहीं पे कर पा रहे, लास्ट इंस्टॉलमेंट है ये, लास्ट रियलाइजेशन है दोस्त, 1,11,000 टोटल पे करना है, जिसमें से 11 रिलाइज हुए हैं, तो कितना नहीं हुआ 1,00,000, किस रेशियो में बांटेंगे 532 में लॉस में, तो बैलेंस क्या बच जाएगा 55,000 में से ये आ जाएगा 5,000, ये आ जाएगा 3,572 और जाएगा 2,428, इतना इतना क्या हो गया, ये 11,000 इस रेशियो इस तरीके से बांटा गया, पीएसआर में नहीं बढ़ता, पहले जो इसमें से पे हो गया वो हटा दो, जो लॉस है वो बांटो, और जो रिमेनिंग बैलेंस बचेगा वो इस रेशियो में, मतलब इस 11,000 को इस रेशियो के अमाउंट में बटा, तो कितना अमाउंट अनपेड है, कितना पैसा पे नहीं हुआ, अनपेड बैलेंस देखना आप, क्या बोलेंगे हम इसको,
अनपेड बैलेंस जो अब नहीं मिला, किसको नहीं मिला? पार्टनर को। बताना कितना देना था? 55,000 देना था, 5,000 दे दिया, 50,000 नहीं मिला। 33 देना था, इतना दे दिया, 30,000। मतलब यही हुआ है, यही आएगा। और मैं आपको स्टडी मैट खोल के दिखाता हूं। एक बात और लास्ट बता देता हूं, सर इसकी कहानी नहीं बताई आपने। देखो, इसकी कहानी कुछ करने की जरूरत नहीं है, तब भी आंसर सेम आएगा। रीजन बताता हूं क्यों नहीं करना कुछ। रीजन बताता हूं इसलिए क्योंकि एक बिल था 4,000 रुपए का, हमारे पास बीआर था 4,000 का, जिसका पैसा हमें मिलना था 1/4/2013 को। और लास्ट में कह रहा है जो एक्सेप्टर था, जिसने पैसा देना था, जो बिल एक्सेप्ट करता है वो बिल पेबल होता है उसके पास। जो बिल को एक्सेप्ट करता है, मैंने बिल बना रहा हूं और आप एक्सेप्ट कर रहे हो, तो मतलब आपको पेमेंट करनी है और मुझे लेना है। तो मैं बिल बनाने वाला हूं, मैं मेकर हूं, आप एक्सेप्टर हो, तो मतलब आपके पास बीपी है और मेरे पास बीआर है। मेरे पे 4,000 का बीआर है जो आपसे लेना है 1 अप्रैल 2013 को। आपने ये बिल को मेट कर दिया है, लिखा हुआ है द एक्सेप्टर ऑफ द बिल अंडर डिस्काउंट। जो भी डिस्काउंटिंग के बिल है, डिस्काउंटिंग बिल है, वो मेट हो गया। इतना पढ़ो कि जो बिल है वो क्या हो गया? मेट हो गया ऑन अ ड्यू डेट। ड्यू डेट कब थी? 1/4/2013 को। तो 1/4/2013 में जो 5,000 मुझे मिला था ना, ये 1 अप्रैल को, जो 1/4 मीन 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को जो 5,000 मिला था, इसमें वो 4,000 इंक्लूड है जो ये बीआर का है। और जब डाल रखा है तो अलग से कोई ट्रीटमेंट नहीं करनी है आपको। ये एक सिंपल तरीका है। मुश्किल तरीका बता देता हूं जो इंस्टीट्यूट ने फॉलो करा। उन्होंने क्या करा है, इतने अमाउंट का पहले एक रिजर्व बनाया, प्रोविजन, कि अगर मुझे पैसा नहीं दिया तो ड्यू डेट पर, तो प्रोविजन बनाकर रखा। और जब हम प्रोविजन बनाते हैं तो हम उसने क्या करा, कैश बैलेंस में से माइनस कर दिया। और बाद में पता चला कि पैसा आ गया है, तो जो प्रोविजन बनाया था उसका कोई भी यूटिलाइज नहीं है, तो वापसी ऐड कर दिया। ये इंस्टीट्यूट ने करा है। समझा रहा हूं दोनों तरीके। फिर बाद में ये मत बोलना कि सर इंस्टीट्यूट का अलग और आपका अलग है। मैंने बता दिया मेरा अलग रीजन क्या है, इंस्टीट्यूट का क्या है। पैसा भी करवा देता, पर वो थोड़ा मुश्किल है कि स्टेप और करना पड़ता। दिखा देता हूं मैं एक बार। हम देखेंगे, ये है इंस्टीट्यूट का मटेरियल, ठीक है जी। ये है इलस्ट्रेशन 35 जो मेरा रहता है, सेम था। अब देखेंगे, ये वो मैंने एक ही स्टेटमेंट बना दी, इन्होंने एक अलग स्टेटमेंट लिए, मैंने इन्होंने दूसरी अलग है, मैंने एक ही स्टेटमेंट में कराया दोनों के दोनों। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो इन्होंने क्या करा, एक रिजर्व बना दिया 4,000 रुपए का। जो रिजर्व बनाया उसमें अवेलेबल कैश बैलेंस से माइनस कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि देखो जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं 9,000 रुपए का, जबकि 1 मार्च को 5,000 रिलाइज हुआ था, सॉरी 1 अप्रैल को 5,000 रिलाइज हुआ था। उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन करा 9, क्या कहा, इंक्लूडिंग द अमाउंट कैप्ड रिजर्व फॉर बीआर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। मतलब पहले इन्होंने रिजर्व बनाया, इनको लगता था कि बीआर का पैसा शायद ना आए, इसलिए रिजर्व बना दो। रिजर्व बनाने में जो 8,000 में से 4,000 रुपए था वो माइनस कर दिया। रिजर्व बनाने के लिए पैसा अलग से रखना पड़ता है ना, तो अवेलेबल कैश बैलेंस से माइनस कर दिया। बाद में पता चला कि उसने तो मेट कर दिया, पैसा दे दिया बीआर का, तो अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है रिजर्व की, तो इसको वापसी ऐड कर दिया। तो मैंने यही नहीं करा। क्या फायदा रिजर्व बनाने का, मुझे बताओ। रिजर्व बनाने का तब फायदा होता है ना अगर क्वेश्चन में कहता है, क्वेश्चन में तो साफ साफ कह दिया ना दोस्त कि भैया ये तो मैट हो गया, मेरे को तो पढ़ते नजर आ गया, तो अब रिजर्व क्यों बनाऊं। जब क्वेश्चन में लिखा है मैट हो गया तो रिजर्व बनाने का कोई बेनिफिट नहीं है। इसलिए उनका आंसर मेरा आंसर तब भी सेम आ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ 4,000 माइनस करा है, यहाँ 4 के हिसाब से कैलकुलेशन कर दिया, 9 के हिसाब से कर दी। तो 4 के हिसाब से यहाँ करी, 9 के हिसाब से यहाँ करी, तब भी 13,000। मैंने यहाँ 8 के हिसाब से करी है और यहाँ 5 के हिसाब से, तब भी 13,000। मैंने जैसा था वैसी कर दी थी कैलकुलेशन। 8,000 मिला था और 5,000 मिला 13। उसने 4 यहाँ करी और यहाँ 4 यहाँ से माइनस करा और यहाँ ऐड कर दिया। बात तो एक ही है ना, क्यों इतना एक स्टेप बढ़ाना। दूसरी बात, आंसर देख लो पहले आप। आंसर क्या रहा है, 50,000, 30,000 और 20,000, और ये चेक कर लेना, ठीक है। अनपेड बैलेंस बता दो कितना है, 50,000, 30,000, 20,000। और देखो एक कैश पेड करा था लास्ट मई को 5,000, 3572 और 2428। 5,000, 3572 और 2428, 50, 3 और 30, ये 1 लाख रुपए अनपेड बैलेंस है। मैच करिए, सेम तरीका अपनाया है उसने। मैं दोबारा दिखा देता हूं। वैसे मैं करता नहीं वो वाला तरीका, जैसे एस्टिमेशन एक्सपेंस। इन्होंने क्या करा है, पहले इन्होंने 5,000 यहां से माइनस करा। इन्होंने क्या करा, 5,000 यहां से माइनस करा, वो रिलाइजेशन एक्सपेंस, ठीक है जी। उसके बाद यहां 10,000 का रिलाइजेशन होता है ना 1 मई को। 1 मई को कितने का रिलाइजेशन है, 10,000 का। 1,000 यहां ऐड कर दिया, 11,000 कर दिया। वही तरीका मैंने करा है। बल्कि आप क्या कर सकते हैं, 4,000 डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं था उसमें भी, आंसर सेम आता। ठीक है जी। तो स्टडी मैथ अलग मेरा है, पर स्टडी मैथ में जो क्वेश्चन कराने का तरीका ना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनको समझाना नहीं होता, उनको सिर्फ आंसर पुट करना होता है। एक टीचर को समझाना होता है, इसलिए मुझे आसान बनाना होता है चीजों को। चीजें समझ में आई, मुझे पता है थोड़ा मुश्किल लगेगा, मैं को पूरे खत्म करा दो। 3 क्वेश्चन अभी बच गए, वो भी कंप्लीट करा दो, फिर कहना मुश्किल है। फिर आपको ये नहीं कहो हाँ 1-2 देखो, अगर 250-300 बच्चे देख रहे हैं तो हो सकता है 1%, 2% समझ ना आया हो, क्योंकि हर एक की समझने की कैपेबिलिटी एक जैसी नहीं होती। अगर 90% स्टूडेंट को समझ में आ रहा है तो बहुत इनफ है।
क्योंकि अगर वैसे फेस टू फेस क्लास होती है, लाइव क्लासेस होती है, तो मैं उसकी प्रॉब्लम उसी वक्त सोल्व कर देता। बाकी आप कमेंट कर सकते हो, मैं प्रॉब्लम सोल्व कर दूंगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।